देखो, अब यहाँ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये ग्रोथ और जो चैप्टर है ग्रोथ वाला प्लांट ग्रोथ का, उसमें एक टॉपिक जो कट चुका है प्लांट ग्रोथ के बारे में, अब सिर्फ रेगुलेटर्स के बारे में बात हुई है। तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा ज़रा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। हम लोग बेसिकली 5 तरीके के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो जो 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं उसमें पहला नाम आएगा ऑक्सिन, दूसरा नाम आएगा जिब्रेलिन, तीसरा नाम आएगा साइटोकाइनिन, चौथा नाम आएगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, और पांचवा नाम आएगा एब्सिसिक एसिड, ABA भी लिख सकते हैं, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ये 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं। अभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और हार्मोन क्या होते हैं इसके बारे में भी थोड़ी बात हम लोग कर लेंगे यहाँ पे कि भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट सिर्फ हार्मोन क्या है। ठीक है, तो आइए ज़रा सा इसको भी देख लेते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए आइए देखें। तो ये जो आपका यहाँ पे प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, यानी इनकी केमिकल कंपोजिशन डाइवर्स है, अलग अलग होती है, और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, देखिए इंडोल कंपाउंड, ये इंडोल कंपाउंड जो है, इंडोल कंपाउंड्स कौन कौन से, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, अभी हम सारे नाम आपको ऑक्सिन के और भी बताएंगे। ऐसे ही ये एडेनिन के भी बने हुए हो सकते हैं। अब ये किस किस के बने हुए हैं हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो इंडोल के बने हुए हैं, एडेनिन डेरिवेटिव हो सकते हैं, यानी एडेनिन के बने हुए हो सकते हैं, जैसे N6 फॉर्फ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, जिसे हम काइनेटिन के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं, यानी कैरोटिनॉइड्स के डेरिवेटिव जैसे एब्सिसिक एसिड हो गया, टर्पीन्स भी हो सकते हैं जैसे जिब्रेलिक एसिड हो गया। ये गैसेस के भी बने हुए हो सकते हैं हार्मोन, जैसे इथाइलिन गैस होती है, ये भी हार्मोन ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो अलग अलग हार्मोन्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। देखिए, रेगुलेटर की बात करी जाए और हार्मोन्स की बात करी जाए, अलग अलग है। हार्मोन्स प्लांट खुद बनाता है और रेगुलेटर हम बाहर से भी डाल सकते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करेंगे। हार्मोन्स क्या है, प्लांट अपने आप बना रहा है, और रेगुलेटर कौन होते हैं, जो प्लांट के ग्रोथ के ऊपर बाहर से भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो हर रेगुलेटर एक तरीके का हार्मोन हो सकता है, लेकिन हर हार्मोन रेगुलेटर नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात या नहीं, हर हार्मोन रेगुलेटर नहीं होगा, क्योंकि सारे चीज़ें जो हैं वो बाहर ही से, जैसे हार्मोन है, हार्मोन को तो प्लांट ने अपने आप बनाया, अंदर ही बनाया ना, लेकिन रेगुलेटर हमने बाहर से आर्टिफिशियली बना दिए। तो जो आर्टिफिशियल है दोज आर नॉट हार्मोन्स बट रेगुलेटर है। तो यहाँ पे आप रेगुलेटर और हार्मोन में डिफरेंस समझिए कि हम रेगुलेटर कब कहेंगे। तो यहाँ हम लोग पूरे में रेगुलेटर की ही बात करेंगे, हार्मोन्स की बात नहीं करेंगे, हालांकि ये हार्मोन ही है। चलिए आइए देखें, क्योंकि आर्टिफिशियल वाले की बात करेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑब्वियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। क्या कह सकते हैं, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, या प्लांट हार्मोन भी हो सकते हैं, या इन्हीं को हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि ये क्या है, ये हैं फाइटो हार्मोन्स, यानी कि प्लांट हार्मोन। अब ये क्या होते हैं, PGRs कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। 2 ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, जरा उनको देखिए। जो PGR हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, उनको 2 ग्रुप में दिखा सकते हैं। एक वो जो प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे, प्रोमोट करना मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, और दूसरे होते हैं प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को कम करेंगे। तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर 2 तरीके के हो गए PGRs। तो देखिए, PGRs कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। कौन कौन से हो गए, जो इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ में। अब ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, जैसे सेल डिवीजन,
सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, यानी ट्रॉपिक में कौन कौन से हो जाते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग में फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, ये सब हो गए ग्रोथ वाले जो बढ़ेंगे। दूसरा इन्हें हम जो हैं इन्हें क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, जो ये काम करेंगे उनको हम क्या कह देंगे, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। इसमें 3 नाम आए, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइन। क्लियर। अब बात करते हैं अगले की, तो अदर ग्रुप हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वुंड्स एंड स्ट्रेस टू बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। They are also involved in various growth inhibiting activities। अब ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज कौन सी, प्रोमोटिंग एक्टिविटीज आपने देख ली, ये वाली थी, ये सब प्रोमोटिंग एक्टिविटीज थी इस पॉइंट में। अब इनहिबिटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, देखिए, डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी यानी कि एक डॉर्मेंट स्टेज बनी रहेगी, जैसे बीज है तो बीज ही बने रहेगा, उससे आपका वो नहीं बनेगा प्लांट। एब्सेशन, एब्सेशन का मतलब होता है विलगन, यानी कि टूटना, चीज़ों को, जैसे पत्तियां हैं लगी हुई तो ये पत्तियां टूट के नीचे गिर जाएं, इसे कहते हैं एब्सेशन। ठीक है, ये एब्सेशन। तो डॉर्मेंसी और एब्सेशन को कौन रोकेगा, जो रोकेगा उसे हम क्या कह देंगे, इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर। जैसे इसमें नाम आ जाता है इथाइलिन और एब्सेसिक एसिड, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है एब्सेसिक एसिड लेकिन वो भी है। अब आगे बढ़ते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में उसकी डिस्कवरीज कैसे कैसे हुई। आइए देखिए, यहाँ पे जनरली सारी डिस्कवरीज बता देंगे, फिर हम आपको और भी इनके बारे में बताएंगे बातें, लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं एनसीईआरटी बेसिस पे। तो डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सबसे पहली बात करते हैं ऑक्सिन की। 5 मेजर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने आपको बताया कौन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सेसिक एसिड। ये याद रखिएगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सेसिक एसिड, ये 5 हैं, इनके बारे में ही बात होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सिन की। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, ये पिताजी थे चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे थे फ्रांसिस डार्विन। When they observed that coleoptile of canary grass, देखिए कोलियोप्टाइल क्या होता है जरा समझ लीजिएगा। अगर आपने मोनोकॉट सीड पढ़ा हो तो मोनोकॉट सीड में ये तो एंडोस्पर्म का पार्ट होता है, यहाँ एंडोस्पर्म होता है और यहाँ पे आपका एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, जिसमें ये प्लीम्यूल होता है, प्लीम्यूल को कवर करे हुए कोलियोप्टाइल होता है और रेडिकल को कवर करे हुए कोलियोराइजा होता है। ये रेडिकल हो गया और इसको कवर करे हुए कोलियोराइजा होता है। तो यहाँ पे आप एक एम्ब्रियो की एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो जो आपकी कैनरी ग्रास है उस कैनरी ग्रास की जो प्लीम्यूल है, ऐसा समझिए, प्लीम्यूल जो है, प्लीम्यूल समझ गया ना, प्लीम्यूल क्या है, प्लीम्यूल और रेडिकल तो समझ गया ना। तो जो प्लीम्यूल है उसके ऊपर इन्होंने इल्यूमिनेशन करा, यानी लाइट डाली, और जो लाइट है उस लाइट का इफेक्ट देखा कि इस कैनरी ग्रास की जो टिप है उसके ऊपर क्या पड़ता है, शूट की टिप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। प्लीम्यूल मतलब शूट टिप, यहीं से तो शूट बनता है, स्टेम। आप देखिए ज़रा इसके ऐसे को ज़रा देखिएगा, यहाँ डायग्रामेटिकली हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि एक तरफ से लाइट डल रही है और ऑक्सिन जो है वो एवेना कोलियोप्टाइल, एवेना लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ होगा कैनरी ग्रास, ठीक है, कैनरी ग्रास। तो कैनरी ग्रास की जो टिप है इसके ऊपर ऑक्सिन इकट्ठा हो जाता है कोलियोप्टाइल के। फिर क्या होता है, इसको हमने लाइट से होता यह है कि जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो इसके टिप के ऊपर क्या बनने लगता है, टिप के ऊपर बनने लगता है ऑक्सिन। यहाँ ऑक्सिन बनने, याद रखिएगा, टिप के ऊपर क्या बनता है, ऑक्सिन बनता है। अब क्या करा हमने, जब इस पर लाइट डाली, ठीक है, जब लाइट डाली तो हमने इधर देखा कि ऑक्सिन बन गया। अब हमने क्या करा, इसको काट दिया यहाँ से, जब काट दिया तो ये नॉर्मल स्टेम रह गया। अब देखा कि ये कहीं बेंड नहीं हो रहा, कहीं लाइट डालो इस पर कितनी भी, ये बेंड नहीं होगा। लेकिन जब हमने इस कटे हुए पार्ट को, इसके कटे हुए पार्ट को
हमने यहाँ पे यहाँ से उठाया और इसको उठा के इस पे रख दिया, तो ये एक तरफ को बेंड हो गया। आपको दिख रहा है एक तरफ बेंड हो गया। इसी एक्सपेरिमेंट को हम दूसरी तरीके से और बताते हैं, देखिएगा। यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने एक प्लांट लिया जिसकी ये कोलियोप्टाइल है, इस पर हमने लाइट डाली, और जब इधर से हम लाइट डाल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये लाइट की तरफ को बेंड हो जाता है। जिधर से लाइट आ रही है उसी तरफ को ये झुक जाएगा। ठीक है, क्यों झुक गया? इस फिनोमिना को हम कह देते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या कह देते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। ये काम हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? साइंटिस्ट ने ये बताया कि ऐसा इसलिए होता है कि जब लाइट डाली जा रही होती है तो लाइट डालने के टाइम पे यहाँ इसमें पीछे की तरफ, जिधर लाइट पड़ रही है उस तरफ नहीं, उसके पीछे की तरफ जहाँ शेड है, छाई, वहाँ एक केमिकल डेवलप हो जाता है। इस केमिकल को कहते हैं ऑक्सिन। क्लियर हो गई बात? है बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक साइंटिस्ट थे वेंट। कौन साइंटिस्ट थे? वेंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके ऊपर ऑक्सिन की खोज करना शुरू करी। अब कैसे करी उसके बारे में अब बातें करेंगे। यहां से इन्होंने क्या करा, इसके टिप को कट कर दिया, और टिप कट करने के बाद इस प्लांट को देखा सेम कंडीशन में, जहाँ टिप कट कर दिया है तो प्लांट पे देखा जब लाइट डालते हैं तो अब ये कहीं भी मूव नहीं करता, ना इधर जा रहा है लाइट की तरफ, ना लाइट के आगे। और जो टिप कट करी थी, पहले तो ये कर लिया, ठीक है, इसके बाद जो टिप, ये वाली जो टिप थी, अब जो टिप कट करी है इन्होंने, इस टिप को इसके ऊपर रखा, लेकिन एक बीच में अगर का ब्लॉक रख दिया। क्या रख दिया? अगर का ब्लॉक। ये है। अब ये अगर क्या होता है ये आपको पता होगा, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी से मिलता है, एक हाइड्रोकोलाइड है अगर। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे आगे हम लोग, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, ये अगर एक जेली के जैसा सब्सटेंस है, यहाँ पे रख दिया ब्लॉक है। अब क्या होता है, सेम काम करा, तो अगर बीच में रखने के बाद जब इसके ऊपर लाइट डाली तो यहाँ अगर में ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है। फिर इस अगर को उठा के देखते रहिएगा क्या कर रहे हैं, सीन समझते रहिएगा। इस अगर को उठा के हमने किसी दूसरे प्लांट को कट किया, और उस दूसरे प्लांट को कट करने के बाद उसके ऊपर ये अगर का ब्लॉक हमने रख दिया और सेम लाइट डाली। ठीक, और जब लाइट डाली तो कुछ देर बाद ये प्लांट भी उस तरफ को बेंड करने लगा, झुक गया लाइट की तरफ। क्वेश्चन आया ऐसा क्यों हो गया भाई? अभी तक जब यहाँ पे नॉर्मली कट करा हुआ हमने प्लांट रखा था तब तो ये नहीं झुक रहा था, लेकिन जब आपने अगर का ब्लॉक रख दिया तब ये झुक गया। इसका मतलब है कि अगर में कुछ तो ऐसा होगा जिसने ये काम कराया। नॉर्मल अगर से करवाएंगे। हाँ, अगर नॉर्मल वाला अगर होता जिसके अंदर कुछ नहीं था तब ये बेंड नहीं होता, लेकिन अगर इस वाले को यहाँ जो रखा हुआ अगर था इसको, तो इसके अंदर क्या हुआ पता ये चला कि यहाँ कोई केमिकल बनता है, और वो केमिकल टिप पे ही बनता है, और टिप पे बनने के बाद ये केमिकल नीचे की तरफ मूव करता है। यानी बनता कहीं है और मूव करके कहीं और एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो उस केमिकल को बाद में पता चला कि ये कौन है? ऑक्सिन साहब हैं। नहीं समझे? इस तरह से ऑक्सिन क्या करा रहा है? ऑक्सिन एक काम करा रहा है जो लाइट की तरफ को मूवमेंट दे रहा है। अब ऐसा होता क्योंकि लाइट की तरफ ही मुड़ जाता है। तो आइए इसको भी पूरा देख लेते हैं हम लोग कि भाई कैसे हो रहा है इस पूरे को। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि ऑक्सिन जब बनता है तो कहाँ बनता है? अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सिन जब बनता है तो आपका तो ये बनता है जब लाइट डालते हैं, हमने कहा ये पीछे की तरफ बनता है, यहाँ बनता है, शेड वाले पोर्शन में बनता है। यही तो बताया। अभी जब लाइट डालेंगे तो कहाँ बनेगा? ये उस जगह बनेगा जिधर लाइट नहीं पड़ रही, पीछे वाले शेड वाले।
और ये करता क्या, ये सेल इलोंगेशन कर देता है, तो इसको बड़ा कर देता है, यानी सेल को खींच के लंबा कर देगा। तो जब सेल को लंबा करेगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सीन ये हो रहा है कि सेल जब पीछे वाली लंबी होएगी, पीछे वाली ज़्यादा लंबी हो गई और आगे वाली इस साइड वाली लंबी होएगी नहीं, तो क्या होएगा, ये आगे की तरफ झुक जाएगी ऐसे, इधर वाली कम लंबी हो रही, ये वाली खींच के लंबी हो गई, इस वजह से ये लाइट की तरफ को बेंड कर गया, झुक गया। समझ में आई बात या नहीं? तो ये होता है फोटोट्रॉपिज्म। इसी के साथ साथ ये एक और काम भी करता है, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, मान लीजिए कोई प्लांट ऐसे रखा हुआ है, प्लांट सीडलिंग है, क्या है ये, सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब होता है जो सीड है, बीज, बीज आपका जो होता है, बीज से छोटा सा ये पार्ट निकलता है, इसे सीडलिंग कहते हैं। ये ऐसे रखी हुई है, तब क्या होता है, तब ये ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे ये शूट का पार्ट है, प्लीम्यूल है, और ये वाला पार्ट है रेडिकल। ग्रेविटी की वजह से रेडिकल यानी कि रूट के एरिया में ऑक्सीजन जो होता है नीचे बनता है, वो ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। रूट के एरिया में इलोंगेशन जो होता है, अभी हमने कहा सेल इलोंगेशन रूट में नहीं कराएगा, और शूट में यही काम स्टेम में करा देगा। इस वजह से ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ को उठने लगा, वो उठा ही नहीं, और ये नहीं उठा, इसमें नीचे वाला ज़्यादा कर गया। तो इस वजह से रूट्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं और स्टेम ऊपर की तरफ जाता है। तो जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट। जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, लाइट की वजह से मूवमेंट। लाइट की वजह से मूवमेंट हमने बता दिया कैसे हो रहा है, ऐसे ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट। तो रूट में ये जो है ये सेल इलोंगेशन को प्रमोट नहीं करेगा, जबकि स्टेम में सेल इलोंगेशन को प्रमोट करेगा। तो यहाँ वाली लंबी हो गई, जब लंबी हुई तो ऊपर उठ गई, और यहाँ वाली लंबी नहीं हुई तो ये वाली लंबी हुई तो ये नीचे झुक गई। इस वजह से रूट नीचे की तरफ जाती है और स्टेम ऊपर की तरफ जाता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं वापस इस पे कि हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे यहाँ पे, ये वाला पूरा ऐसे हो गया। अब इस बात को भाई साहब यहाँ चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन लिखा हुआ है, किसने बताया था ये, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने ये बात बताई थी। क्या बताई थी, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये वाला, ठीक। अब इस बात को बताने के बाद ये नहीं बता पाए कि ये क्या था। इन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये बात बता दी कि भाई वो केमिकल होता है, और वो थे F.W. वेंट, कोलियोप्टाइल लीफ ऑफ ओट सीडलिंग। ओट मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसे जई, जौ जई जो होते हैं वो है, ठीक है, ओट सीडलिंग है। और उसके ऊपर सेम एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने आपको बताया, तो अगर वाला जो ब्लॉक था, अगर में जो केमिकल था उसको देख लिया, उन्होंने कह दिया भाई साहब यही ऑक्सीजन है। अब इस तरह से हमारा ऑक्सीजन का काम तो खत्म हो गया, डिस्कवरी हमें पता चल गई कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब दूसरी डिस्कवरी की तरफ चलते हैं, जिब्रेलिन की। और एक जो जिब्रेलिन की डिस्कवरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या कर रहे हैं, उस डिस्कवरी में एक बड़ा बढ़िया काम हो रहा है कि एक जगह थी फॉर्मोसा। कौन सी जगह थी, फॉर्मोसा, ठीक है। इस जगह पे साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो धान थे यानी राइस जो थे, उसमें क्या हुआ कि उसकी खेती थी, उस खेती में धान की जो खेती थी, ठीक है, धान यानी राइस, उसकी खेती में हुआ ये कि कुछ पौधे बहुत ज़्यादा लंबे हो गए। अब धान के जो लंबे पौधे होते हैं उसमें यहाँ फूल लगे हुए होते हैं, यहाँ पे जिसे बाली कहते हैं, धान की बाली आ गई, और ये पौधे लंबे, अगर लंबे हो गए तो हल्की से हवा झोंका आएगी, गिर पड़ेंगे, खराब हो जाएंगे, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। तो इस बीमारी को कह दिया, ये होने लगा था उस जगह पे, देखा गया, फॉर्मोसा एक जगह थी, उस जगह पे जो धान के पौधे थे उनमें ये बीमारी सी होने लगी, और इस बीमारी का नाम रखा गया फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस। क्या रखा गया, फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस या बैकेने डिजीज। इस बीमारी का नाम क्या रखा गया, बैकेने डिजीज या फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस।
और ये बीमारी होती किस वजह से थी? ये बीमारी होती थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई, या इसी का दूसरा नाम भी है, नाम याद कर लीजिएगा। दूसरा ये नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, और दूसरा नाम है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी। मोनिलीफॉर्मी आगे इसमें लिखा जाएगा मोनिलीफॉर्मी। समझ में आई बात? मी। तो फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी में ये उसकी वजह से, ये फंगस है, इसकी वजह से फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी कह लो या जिब्रेला फ्यूजिकोराई कह लो, इसकी वजह से, इस फंगस की वजह से एक डिजीज हो गई, फुलिश सीडलिंग, बेवकूफ़ी वाली डिजीज। किसमें? राइस में, ऑफ राइस। समझ में आई बात या नहीं? और इस बीमारी के बारे में ये पता लगाया किसने कि ये फंगस की वजह से हो रही थी? वो साइंटिस्ट थे ई कुरोसावा। उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी हुई है ये इस फंगस की वजह से हुई है। क्यों? क्योंकि इस फंगस के, अगर हम फंगस को निचोड़ के, उसके निचोड़ को भी हम अगर प्लांट के ऊपर डालेंगे तो ये बीमारी दोबारा से हो जाएगी। इसका मतलब है वो फंगस है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। समझ में आई बात या नहीं? और फिर बाद में द एक्टिव सब्सटेंस वर लेटर आइडेंटिफाइड जिब्रेलिक एसिड। बाद में इसको क्या बताया गया कि ये जिब्रेलिक एसिड था। ठीक। और अब तक लगभग 100 जिब्रेलिक एसिड या 110 जिब्रेलिक एसिड मिल चुके हैं। उसे GA से लिखते हैं। पहला जो मिला था वो था GA3, जिब्रेलिक एसिड थर्ड। अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसकी, लेकिन थोड़ा सा पहले डिस्कवरी के ऊपर ही चल रहे हैं। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं स्कूग और उनके साथियों ने ऑब्जर्व किया दैट इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम, जो टोबैको का स्टेम था, कैलस उसका बना था। कैलस क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। आइए थोड़ा समझा देते हैं इस पे आपको कैलस क्या होता है। तो जो कैलस होता है वो क्या है, देखिएगा। हम जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो टिश्यू कल्चर में एक काम करते हैं कि हम एक प्लांट लिया और प्लांट की टिप ली और प्लांट की टिप से कुछ सेल्स को लेके अलग ग्रो कराते हैं। ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, इसमें हमने एक सेल को डाल दिया, इसमें वो सेल डाल दी और फिर इस न्यूट्रिएंट मीडियम से ये सेल जो है ये खाएगी पिएगी और डिवीजन करेगी। तो जब सेल डिवीजन होता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 नई सेल्स बनती चली जाती हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल, और इसे हम ऐसे कह के अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, यूं भी कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ठीक है, इसे हमने क्या कह दिया, कैलस कह दिया। यही होता है कैलस टिश्यू कल्चर के टाइम पे, और फिर इसी से नया प्लांट बनेगा। तो इसी कैलस की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये जो आपका यहाँ कैलस है, टोबैको का कैलस, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रोलिफरेट मतलब बढ़ती हैं, ओनली इन एडिशन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में अगर हम कुछ और मिला दें, द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या मिला सकते हैं ऑक्सीजन के साथ में? अगर हम उस न्यूट्रिएंट मीडियम में, अभी हमने आपको बताया कि वो न्यूट्रिएंट मीडियम था, यानी यहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन तो है ही है, ठीक है, ऑक्सीजन तो है ही है, लेकिन उसके साथ में और क्या क्या मिला दें तब ये सेल्स बढ़ेंगी, आगे ग्रोथ करेंगी। कब क्या क्या मिला दें? या तो मिला दें हम ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, क्या मिलाते हैं? कोकोनट मिल्क, या हेयरिंग स्पर्म डीएनए, हेयरिंग स्पर्म एक फिश है उसका स्पर्म, उसके डीएनए को इसमें मिला दें। तो क्या करेगा? ये सेल्स जो हैं वो कैलस बना देंगी, एक सेल से ढेर सारी सेल्स बन जाएंगी। यानी कि ये जो केमिकल है ये क्या कर रहा है? ये सेल डिवीजन करा रहा है। ये केमिकल क्या करा रहा है? सेल डिवीजन करा रहा है। और स्कूग और मिलर ने, स्कूग एंड मिलर later identified and crystallized the cytokinins promoting active substance, और उन्होंने इसका नाम दे दिया
काइनेटिन। उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? जो सेल डिवीजन करा रहा था उसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? काइनेटिन दे दिया। पर जिब्रेलिन से नाम क्या पड़ा? जिब्रेलिन का नाम तो बताया था, जिब्रेला फ्यूजिकोराइस है, उसका नाम जिब्रेलिन पड़ गया। ठीक है, तो साइटोकाइनिन या काइनेटिक सब्सटेंस क्या था? अभी आपको बता दिया गया, ये फिश के स्पर्म से मिलने वाला जो सब्सटेंस था उसको बता दिया। अब ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट थे 1960 की दशक के, उन्होंने अलग अलग रिसर्च करी, इंडिपेंडेंट रिसर्च करी और प्योरीफाई किया कुछ अलग केमिकल्स को और अलग अलग उसके नाम दे दिए, जैसे इनहिबिटर बी नाम दे दिया, एब्सेशन सेकंड नाम दे दिया या डॉर्मिन नाम दे दिया। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? तो बेसिकली उसमें एक साइंटिस्ट का नाम हम लिख के दे देते हैं, वेयरिंग। वेयरिंग या इंग्लिश में कहें तो ठीक, वेयरिंग। इन्होंने काइनेटिन जो डॉर्मिन नाम जो है वो इन्होंने दिया था, इन भाई साहब ने डॉर्मिन नाम दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जो 3 केमिकल तुमने निकाले हैं, इन तीनों का केमिकल फॉर्मूला एक सा ही है, सबका केमिकल स्ट्रक्चर एक सा ही है। ठीक है, कुछ इस तरीके का केमिकल स्ट्रक्चर इसमें देखा गया। यहाँ पे अगर तो देखा जाए तो कुछ यूं इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ ये कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट नहीं है बीच में, और इन सब का स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके से आया। ठीक, और इसका नाम क्या था? एब्सेसिक एसिड। तो ये CH3 हो गई, ये H है, ये कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से, और यहाँ पे COOH लगा हुआ है, और ये हो गया आपका H, और यहाँ CH3, यहाँ सिर्फ H लगा है। ठीक, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया? एब्सेसिक एसिड कह दिया। समझ में आई बात है नहीं? और ये स्ट्रक्चर इन तीनों का एक सा ही निकला, चाहे इनहिबिटर बी हो, चाहे एब्सेशन सेकेंड हो, चाहे डॉर्मिन हो। बाद में इसका नाम क्या पड़ दिया? एब्सेसिक एसिड नाम पड़ गया। क्लियर हुई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। फिर ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे बर्ग। कौन साइंटिस्ट थे? बर्ग साइंटिस्ट थे। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब हार्मोन नहीं है, लेकिन एक गैस है जो क्या कर रही है? वो कर रही है, मीन्स पकाने में, फलों को पकाने में हेल्प करती है। ठीक है, फलों को पकाने। तो बर्ग साहब ने फिर बाद में कहा कि नहीं साहब, वो गैस नहीं, वो हार्मोन है। ठीक है, पहले उन्होंने ये कहा, फिर बाद में ये कहा। नहीं, पहले कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा नहीं साहब ये हार्मोन नहीं है, लेकिन बर्ग साहब ने कह दिया कि नहीं ये हार्मोन है। 1960s के बाद की बात है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्या? द कजिन कन्फर्म रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस। इन्होंने, कजिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंफर्म किया क्या कि पके हुए ऑरेंज से एक वोलेटाइल यानी कि वाष्पशील सब्सटेंस निकल रहा है, जो भाप बन के निकल रहा है। और वो क्या कर रहा है? वो हेस्टेन यानी तेज कर रहा है। हेस्टेन का होता है तेज करना। द राइपनिंग ऑफ अनराइप्ड बनाना, बिना पके हुए कच्चे बनाना थे रखे हुए थे, उनके ऊपर क्या रख दिया? एक संतरा ला के रख दिया, पका हुआ संतरा और कच्चे केले। पके हुए संतरे ने कच्चे केलों को तेजी से पका दिया, यानी कि वो कोई ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा था, गैस थी जो इन कच्चे केलों को पका रही थी। क्लियर? और उसका नाम फिर क्या पड़ गया? इथाइलिन। लेटर वोलेटाइल सब्सटेंस आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन। और सिर्फ एक ऐसा जो कि गैसियस हार्मोन है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं
धीरे धीरे एक एक के बारे में स्टडी करने। ये सारी हिस्ट्रीज हो गई जिसमें हम लोगों ने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हैं। फिर से देख लीजिए ज़रा थोड़ा सा जल्दी से कि अगर हम बात करें ऑक्सिन क्या होते हैं, ये इंडोल कंपाउंड्स हैं। ऐसे ही एडेनिन डेरिवेटिव कौन है, काइनेटिन है। अभी आपको बताया साइटोकाइनिन्स को काइनेटिन नाम दिया था। और ये एन परफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन है, ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। फिर डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स में कौन आ सकते हैं, एब्सिसिक एसिड, ये कैरोटिनॉइड के डेरिवेटिव हैं। ऐसे ही टर्पीन के से कौन बनता है, जिब्रेलिक एसिड। ऐसे ही गैसियस में कौन आ जाएगा, अभी बताया सिर्फ एक हार्मोन जो गैसियस है वो है इथाइलिन। ठीक, अब अगर इसकी बात करें आगे की तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स को हम क्या कह सकते हैं, फाइटो हार्मोन्स कह सकते हैं। फाइटो हार्मोन प्लांट हार्मोन्स को कौन कौन से नाम आएंगे, जो प्रोमोटर में रखे जाते हैं वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन है। जो इनहिबिटर में रखे जाते हैं वो कौन है, वो है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर में रखे जाते हैं। प्रोमोशन की एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी, या तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, सेल एनलार्जमेंट को करेगा, पैटर्न फॉर्मेशन करेगा, ट्रॉपिक ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा या सीड फॉर्मेशन करेगा। और अगर इनहिबिशन की एक्टिविटीज हैं तो इनहिबिशन में डोरमेंसी कर सकता है या एब्सेशन, पत्तियों को निकाल सकता है। अब हम लोगों ने 5 तरीके के हार्मोन पढ़े। तो पहला हार्मोन जिसकी डिस्कवरी करी थी वो कौन थे, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन थे, ऑक्सिन। और इसको निकाला किसने था, वेंट साहब थे, उन्होंने इसको निकाल दिया था। कहाँ से निकाला था, कोलियोप्टाइल था, किसका, ओट का। इसके अलावा जो फुलिश सीडलिंग कर रहा था, फुलिश सीडलिंग क्या थी बताया था, धान में जब लंबाई बढ़ जाती थी अचानक से इंटरनोड इलांगेशन हो जाता था, तो धान लंबे लंबे हो जाते थे जिससे वो गिर जाएंगे। तो ये फुलिश सीडलिंग थी। और फुलिश सीडलिंग किसकी वजह से हो रही थी, एक फंगस की वजह से हो रही थी जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई या मोनेलिफॉर्मी भी था, फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी, अभी दूसरा नाम बताया हमने आपको। और इस साइंटिस्ट का नाम जिसने इसकी डिस्कवरी करी वो थे कुरोसावा। इसके अलावा जो अब स्कूग और मिलर जो थे उन्होंने क्या करा, स्कूग भाई साहब ने बताया कि साहब अगर हम टोबैको प्लांट के कैलस की बात करें तो उसमें कैलस में सेल्स का डिफरेंशिएशन तब होएगा जब न्यूट्रिशन में ऑक्सिन के साथ साथ हम ये 3 चीजें या 4 चीजें, वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए डाल दें। और इनमें इनका नाम फिर क्या रखा गया, काइनेटिन। काइनेटिन का मतलब जो काइनेसिस करा दे, डिवीजन करा दे, ठीक है। और फिर बाद में पता चला यही साइटोकाइनेंस थे, साइटोकाइनेसिस करा रहे थे सेल डिवीजन में। इसके बाद साइंटिस्ट आते स्कूग और मिलर ने फिर इसका नाम काइनेटिन रख दिया। समझ में आई बात या नहीं, स्कूग और मिलर ने इसका नाम क्या रख दिया, काइनेटिन रख दिया। इसके बाद हाँ मिड 1900 में कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने 3 केमिकल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई किया कि भाई ये भी कुछ काम कर रहे हैं। एक ने इसका नाम इनहिबिटर बी रखा, एक ने कहा एब्सेशन सेकंड और एक ने डॉर्मिन कह दिया। लेकिन इन तीनों केमिकल का स्ट्रक्चर एक ही पाया गया और उसका नाम हमने क्या रख दिया, एब्सिसिक एसिड रख दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और फिर पता चला कि एक ऐसा भी केमिकल होता है जो संतरे, पके हुए संतरे से निकलेगा, जो कच्चे केलों को तेजी से पकाने में मदद कर देगा। और उस केमिकल जो कि हवा में उड़ रहा है, वोलेटाइल है, उस केमिकल का नाम क्या रख दिया इन्होंने, इथाइलिन। और फिर बाद में पता चला कि ये भी एक हार्मोन है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने हार्मोन्स के बारे में सारी बात कर ली। अब एक एक हार्मोन का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखें। तो देखिए साहब, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सिन्स की। तो ऑक्सिन जो होते हैं, ऑक्सिन्स का मतलब है ग्रीक में इसका मतलब होता है टू ग्रो। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ये सबसे पहले कहाँ से निकाले गए थे, ह्यूमन यूरिन से निकाले गए थे। द टर्म ऑक्सिन अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ऑक्सिन वर्ड जो है वो टर्म किसके ऊपर अप्लाई होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसे IAA कह रहे हैं। इसके अलावा इसमें नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी आते हैं। अब नेचुरल या सिंथेटिक ऑक्सिन्स में कुछ नाम हम यहाँ लिख रहे हैं, वो आप अलग से NCERT में मेंशन कर लीजिएगा। पहला नाम आता है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, ये IBA, ठीक। इसके बाद इंडोल पायरुविक एसिड भी आता है, इंडोल पायरुविक एसिड। इसके अलावा इंडोल एसिटल्डिहाइड भी नाम आता है, इंडोल
एल्डिहाइड भी नाम आता है। इसके अलावा नैप्थलीन एसिटिक एसिड भी आता है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड ये नाम भी आता है, यानी NaA नैप्थलीन एसिटिक एसिड। इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम आता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये भी नाम आता है। ये नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके अलावा एक नाम और आता है, उसका नाम है 2-मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2-मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, 2-मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इन 5-6 नामों में जो नाम आपके हमने बताए उनमें से सिर्फ 2 नेचुरल है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इसके बाद ये नेचुरल ऑक्सीजन है, नेचुरल का मतलब है जो प्लांट के अंदर बनेंगे, याद रखिएगा, नेचुरल ऑक्सीजन है। अभी जो हमने नाम बोले वो सब लिख लिए होंगे आपने, उनमें ये दोनों कौन से हैं, ये नेचुरल ऑक्सीजन है। उसके अलावा जो बाकी आते हैं जैसे 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2-मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये सब कैसे हो गए, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन हो गए। कैसे हो गए, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन। और अब आपको समझ में आएगा कि जो वर्ड हमने बोला था अभी कि प्लांट हार्मोन और प्लांट रेगुलेटर, ये क्या होते हैं। प्लांट रेगुलेटर का मतलब है, ये देखिए अभी हमने आपको बताया सिंथेटिक ऑक्सीजन भी है, और प्लांट हार्मोन कौन है, जो प्लांट के अंदर बन रहे हैं, नेचुरल ऑक्सीजन, ठीक है, नेचुरल ऑक्सीजन वो, ठीक। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे क्लियर हो गई बात। अब यहाँ चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला तो यूरिन से आइसोलेट कर लिया गया आपको। इसके बाद ऑक्सीजन अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड and other natural synthetic compounds certain growth regulating properties. They generally produced by growing apices. अभी हमने आपको यही तो बताया कि भाई ये growing टिप पे बनते हैं, जो हाँ स्टेम और रूट की टिप्स बनेंगे growing apices पे, ठीक है, of roots and stem from where they migrate, और उसके बाद ये माइग्रेट करते हैं to the region of their actions, अलग अलग जगहों पे माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं इधर से उधर, ठीक है। Oxidants like indole acetic acid and indole butyric acid have been isolated from plants, ये plants से निकाले गए, और naphthalene acetic acid और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आर सिंथेटिक। इसके अलावा हमने और भी सिंथेटिक बता दिया आपको। All these oxidants have been used extensively in agriculture and horticulture practices. एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में, एग्रीकल्चर यानी खेती की बात हो गई, और हॉर्टिकल्चर यानी कि फूलों की खेती की बात हो गई। जब आप फूलों के लगाते हैं तो वहाँ पे भी इसका बड़ा यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का। अब ये क्या कर रहा है, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। जब आप कभी स्टेम की कटिंग लगाते हो, कलम लगाते हो, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन में भिगा के लगाओ तो क्या हो जाएगा, जल्दी से उसमें रूट निकल आएंगी स्टेम कटिंग में, ठीक है। एन एप्लीकेशन वाइडली यूज इन प्लांट प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है प्लांट में जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, ठीक। ऑक्सीजन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स। देखिए भाई ये याद रखिएगा कि पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, बट दे हेल्प टू प्रिवेंट, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं किसको, फ्रूट और लीफ ड्रॉप को। यानी कि एक प्लांट है जिसके ऊपर फल लगा हुआ है और एक पत्ती लगी हुई है, तो फल और पत्ती को गिरने से, जल्दी गिरने से ये रोकते हैं कि भैया तुम नहीं गिरोगे, और गिरने कहते हैं एब्सेशन। बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, यानी कि नई नवेली लीफ और फल को तो गिरने से बचाएंगे, लेकिन जो पुरानी पत्ती हो गई और फल भी पक चुका है उसको गिरने में हेल्प कर देंगे। नहीं समझे बात को। इसके अलावा इन मोस्ट हायर प्लांट्स, इन
मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। यानी कि आप कहें कि भाई एक प्लांट है, इस प्लांट में एपिकल बड यानी कि ये वाली जो शीर्षस्थ कलिका एपिकल शीर्ष पे लगी हुई है, एपिकल बड और लेटरल बड, दो तरीके की बड होती हैं। तो अगर ऑक्सिन बन रहा है तो ऑक्सिन क्या करेगा, ये जो एपिकल बड है इसको बढ़ावा देगा और ये जो लेटरल बड है इसको रोक देगा। यानी कि जो टिप है उसी के ऊपर नए नए प्लांट के पार्ट बनते रहेंगे, यानी फूल बनेगा, पत्ती बनेगी, लेकिन जो लेटरल पार्ट है उसमें नहीं बनेगी, तो प्लांट ऊपर की तरफ लंबाई में बढ़ता चला जाएगा, लेटरल साइड में नहीं ज़्यादा बढ़ेगा। समझ में आई बात है नहीं? तो अब क्या करते हैं माली लोग जो होते हैं, हमारे माली लोग, वो कहते हैं कि भाई साहब हमें तो गुलदस्ता ऐसा बनाना तो प्लांट को इस तरीके से, तो जब इस तरीके से बनाना तो क्या करेंगे, वो एपिकल बड को यहाँ से कट कर देते हैं, कैंची से उठाते हैं इतना पार्ट और कट कर देते हैं। समझ में आई बात है नहीं? हाँ, अब इस तरीके से कैंची से इस पार्ट को कट कर दिया, तो अब क्या होगा, जब ऊपर एपिकल बड ही नहीं है तो लेटरल वाली बड से अब ये ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से प्लांट जो है वो चौड़ाई में बढ़ेगा, लंबाई में नहीं बढ़ेगा। ये कहलाता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल बड का लेटरल बड के ऊपर डोमिनेंस क्या कहलाता है, एपिकल डोमिनेंस। फिर से एक बार पढ़ देते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन मोस्ट प्लांट द प्लांट ग्रोइंग बर्ड्स इनहिबिट द लेटरल बर्ड्स। तो ग्रोइंग बर्ड्स जो हैं एपिकल बर्ड्स वो लेटरल बर्ड्स को इनहिबिट कर रही हैं, उनको डेवलपमेंट को रोक रही हैं। इस फिनोमिना क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। समझ में आ गई बात? रिमूवल ऑफ शूट, अब यही बात इन्होंने बता दी कि रिमूवल ऑफ शूट टिप यानी डीकैपिटेशन, जब रूट टिप को हम शूट टिप को रिमूव कर देंगे, यूजुअली रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। तो यानी कि टिप को हमने काट दिया तो क्या होगा, लेटरल बड ग्रो करेंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं कि इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। हेज मेकिंग अभी आपको पता है, गुलदस्ता ऐसे बनाने में। और ये जो टी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन यानी चाय की पत्ती जो है, उसमें चाय की पत्तियां तो लगेंगी नहीं, अगर वो प्लांट ऊपर बढ़ जाएगा तो ऊपर से काटते रहते हैं ताकि नीचे की पत्तियां ऐसे बनती चली जाएं और चाय की पत्तियां ढेर सारी हो जाएं और आपको मिल जाए चाय की पत्ती। समझ में आई बात? ये उसमें यूज़ होता है ये फिनोमिना। ऑक्सिन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोकार्पी होता है फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाना, इसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। ये किस में मिलेगा आपको, ये टोमेटोज में देखने को मिलेगा और इसीलिए सीड नहीं बनता है उनमें। ऐसे देखिए, ज़रूरी नहीं कि टोमेटो में हो, केले में भी हो सकता है, अंगूर में भी हो सकता है। तो जिसमें आपको फलों में बीज नहीं मिलेंगे, अंगूर कुछ में होते हैं कुछ नहीं होते। हाँ, तो जिसमें आपको बीज नहीं मिल रहा है इसका मतलब है वह क्या हो रहा है, पार्थेनोकार्पी चल रही है, यानी कि फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या, केले में बीज हाँ, उसमें जो बीज वाले केले होते हैं वो अलग होते हैं, और जो आप लोग खाते हो बिना बीज वाले केले वो पार्थेनोकार्पी से ही बन रहे हैं। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, पार्थेनोकार्पी। समझ में आई? दे आर वाइडली यूज इन हर्बिसाइड्स। देखिए याद रखिएगा, हर्बिसाइड्स, हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स का मतलब है अनवांटेड प्लांट्स। क्या हो गए, अनवांटेड प्लांट, यानी अनचाहे प्लांट, जो प्लांट तुम्हें नहीं चाहिए थे और खेतों में उगी आए, उन्हें हम कहते हैं वीड। उन्हें क्या कहते देते हैं, वीड। जैसे तुम्हारा बथुआ जो है, बथुआ भी एक वीड ही है। ठीक है, बथुए के पराठे आप खाते हो वो वीड ही है। तो ये क्या करता है, ऑक्सिन जो 2,4-D है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, अभी आपको नाम बताया था, ये वाइडली यूज होता है टू किल डाइकोटिलेडोनस वीड, डज नॉट अफेक्ट मोनोकोटिलेडोनस प्लांट, इट इज यूज प्रॉपर इन लॉन। देखिए आप जरा हम आपको बता देते हैं। आपने मान लीजिए खेती आप कर रहे हो, और जब खेती कर रहे हो तो आपने उगाया गेहूँ, क्या उगा दिया, गेहूँ उगा दिया, वीट। ठीक, अब जो तुम्हारा गेहूँ था, उस गेहूँ में जो फसल लगाई है तो बहुत सारे पेड़ गेहूँ के, और बीच बीच में अगर बथुए के प्लांट निकल आए जिनका आपको यूज़ ही नहीं करना है, वो डाइकॉट है और गेहूँ है मोनोकॉट, तो क्या तुम बथुए को नोचोगे जाके एक एक करके,
तो कितना बड़ा खेत है, 2 बीघे 3 बीघे, तुम हाथों से नोचोगे, नहीं हो पाएगा काम, और अगर लगेगा तो बहुत मेहनत लग जाएगी। तो क्या करते हैं हम, खरपतवार को रोकने के लिए, हिंदी में वीड्स हो गए थे खरपतवार, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, वीडीसाइड्स डाल देते हैं। क्या डालते हैं, वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स। तो वो क्या करते हैं, वो गेहूं को तो नहीं मारेगा, लेकिन ये वहीं के वहीं पेड़ खत्म हो जाएंगे, छोटे वाले पौधे। समझ में आई बात या नहीं? तो इस तरह से मोनोकॉट प्लांट्स जो है वो बचे रहेंगे और डाइकॉट किल हो जाएंगे। और इस तरह से ये जो आपके लॉन्स होते हैं, जो गार्डन वगैरह हैं, वीड फ्री लॉन्स या गार्डन को बनाने में इसका प्रॉपर यूज होता है। ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफ्रेंसिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, और ये जाइलम के डिफ्रेंसिएशन और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। अभी हम आपको बताएंगे ऑक्सिन और साइटोकाइन जब ज़्यादा अमाउंट में इनका रेशियो होगा, ऑक्सिन और साइटोकाइन का रेशियो ज़्यादा होगा तो रूट बनेगी कि स्टेम बनेगा कि क्या बनेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं और हम लोग देखते हैं आगे अभी कि भाई ऑक्सिन्स के बाद अब कौन सा अगला टॉपिक आता है। ऑक्सिन के बाद जो अगला हार्मोन है वो हमारा है जिब्रेलिन। ऑक्सिन के बाद जो अगला हार्मोन है वो कौन है, जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन के बारे में अभी हम आपको बता चुके हैं, फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस या बेकेने डिजीज, ये किसने, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से हो रही थी। ठीक है, लगभग अभी हमने आपको बताया कि 100 तरीके के जिब्रेलिन्स को बनाया जा चुका है। दे वर डिनोटेड एट जिब्रेलिक एसिड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड सो ऑन, और ये फंगस से निकाली गई थी। However, जिब्रेलिक एसिड 3 was one of the first जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड। अभी बताया था आपको कि जिब्रेलिक एसिड 3 जो था उसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया, खोजा गया, और ये एसिडिक होते हैं, और जिब्रेलिन्स आर एसिडिक। ठीक है, नाम उनके रखते गए, 100 मिले तो जिब्रेलिक एसिड फर्स्ट, जिब्रेलिक एसिड सेकंड, जिब्रेलिक एसिड थर्ड, इस तरह से उसके नाम आगे रखते चले गए। 100 मिलेंगे तो 100 नाम रख दिए, जिब्रेलिक एसिड 100, सब एसिडिक नेचर के हैं। और दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स, यानी कि ये अलग अलग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेंगे, किसमें, प्लांट्स में। ठीक है, अब क्या क्या रिस्पॉन्स करते हैं देखिए साहब, देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक। ये क्या कर रहे हैं, इंटरनोडल इलॉन्गेशन कर देते हैं। इंटरनोडल इलॉन्गेशन यानी एक इंटरनोड ये है और इस इंटरनोड में एक नोड ये, एक ये नोड, प्लांट में होती नोड्स, नोड और इंटरनोड होती है स्टेम में, तो उसमें क्या कर रहे हैं, ये इंटरनोडल इलॉन्गेशन कर देते हैं, यानी कि ये लंबा कर देंगे प्लांट्स को। और जब लंबा कर देंगे तो इसका यूज़ कहाँ करा जा रहा है, ग्रेप्स की स्टॉक में, जो अंगूर की बेलें हैं उनमें ये करा जा रहा है। और जिब्रेलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलॉन्गेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। एप्पल को लंबा करने और उसके शेप को मेंटेन करने में किसका योगदान है, जिब्रेलिन का योगदान होता है। ठीक है, जिब्रेलिन क्या करता है, एप्पल के शेप को मेंटेन कराता है, उसको लंबा करा के। दे ऑल्सो डिले सेनिसेंस। सेनिसेंस क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं वो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पीली पड़ के मुरझा के ये गिरने लगती हैं, इसे कहते हैं सेनिसेंस, पीला पड़ना पत्तियों का, येलोइंग ऑफ लीफ। ठीक है, वैसे तो येलोइंग ऑफ लीफ अलग दूसरी वजह से भी होती है, लेकिन ये क्या करता है, ये डिले कर देता है कि पत्तियां पीली ना पड़ें, मुरझाए ना, समझे। ये क्या कर रहा है, डिले, इस प्रोसेस कहते हैं सेनिसेंस। दस द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर एज दे एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। तो पौधे में जो फल हैं वो कई दिन तक लगे रहेंगे और मार्केट पीरियड बढ़ा देंगे, यानी कि जहाँ मार्केट में 2 महीने तक फल मिलते थे, तो जब फल पौधों में ही टिके हुए हैं काफ़ी दिन तक तो सड़ेंगे नहीं, तो मार्केट में काफ़ी दिन तक फल आपको अवेलेबल होते रहेंगे। जिब्रेलिक एसिड 3 इज यूज टू स्पीड अप द मेल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूअरी इंडस्ट्रीज। जो माल्टिंग प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, माल्टिंग, यानी कि फर्मेंटेशन को ये बढ़ा देगा। ब्रूअरी इंडस्ट्रीज यानी कि जो अल्कोहल वगैरह की है, जहाँ वाइन वगैरह बन रही है, अल्कोहल बन रहा है, उन इंडस्ट्रीज में क्या करेगा ये वहाँ माल्टिंग के प्रोसेस को बढ़ा देगा। माल्टिंग यानी फर्मेंटेशन, शराब वगैरह बनती है उसको तेज कर देगा। शुगर केन स्टोर कार्बोहाइड्रेट सच एज शुगर इन देयर स्टेम। तो शुगर केन में कार्बोहाइड्रेट होती है, और शुगर केन जो होता है वो गन्ना ऐसे होता है, छोटी छोटी उसकी जो है वो स्टेम के नोड्स और इंटरनोड, तो इंटरनोडल इलॉन्गेशन कर देगा तो क्या होएगा, जो उसके अंदर शुगर है वो ज़्यादा कंटेंट स्टोर हो पाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं इंटरनोडल इलॉन्गेशन।
और इसकी वजह से होता क्या है, 20 टन पर एकड़। हाँ 20 टन पर एकड़ तक की बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीज कर देता है शुगर के कंटेंट को। समझ में आई बात? जो शुगर की ईल्ड है, द इंक्रीज द ईल्ड बाई एज मच एज 20 टन्स पर एकड़, यानी एक एकड़ में 20 टन और ज़्यादा शुगर मिलेगी अगर हम जिब्रेलिन का यूज़ करें, छिड़क दें शुगर केन के ऊपर। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर्स विद जिब्रेलिक एसिड हेस्टन द मैच्योरिटी पीरियड दस लीडिंग टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो जो कोनिफर्स हैं, कोनिफर्स आपको पता होंगे, कोनिफर्स क्या होते हैं, ये जिब्रेलिन्स वो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो सीड जो होते हैं नेकेड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, आपको पता होगा प्लांट्स में। तो कोनिफर्स के ऊपर अगर हम किसका छिड़काव कर दें, जिब्रेलिन का, तो ये क्या कर देंगे, ये मैच्योरिटी पीरियड जल्दी हो जाएगा, और मैच्योरिटी पीरियड होगा तो सीड का प्रोडक्शन भी तेज हो जाएगा। ठीक है। जिब्रेलिन आल्सो प्रमोट बोल्टिंग, इसे क्या कहते हैं, बोल्टिंग। अब ये बोल्टिंग कौन सी वाला है, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे लिया जाए, है ना, कि बोल्टिंग क्या होती है। तो देखिए, आपने कुछ प्लांट देखे होंगे, जैसे हम यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नाम लिख रहे हैं और उनके बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। जैसे हेनबेन, कौन, हेनबेन जो होता है, इसको क्या चाहिए होता है, इसको इसका फ्लावर का स्टॉक, फ्लावर स्टॉक को क्या कहते हैं, पेडिसल। ये फ्लावर के स्टॉक को बढ़ाना है और इसमें फ्लावरिंग कराना है। और फ्लावर के स्टॉक बढ़ाने और फ्लावरिंग कराने के लिए क्या चाहिए, इसे लो टेम्परेचर चाहिए। और फिर शुरू में, स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए क्या चाहिए, इसे लो टेम्परेचर चाहिए। फिर कुछ टाइम बाद इसे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, हाई लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी फर्स्टली इसे लो टेम्परेचर चाहिए कुछ दिन तक, फिर उसके बाद ढेर सारी लाइट चाहिए। तब हेनबेन में ये काम हो पाएगा कि इसका जो पेडिसल है ये बढ़ेगा और इसके ऊपर फूल लगेगा। ये तो हेनबेन का काम हो गया। दूसरे आते हैं प्राइम रोज, एक फ्लावर होता है प्राइम रोज। ठीक, इसको क्या चाहिए, इसको सिर्फ लंबे टाइम तक लाइट चाहिए, तब ये काम कर पाएगा। ऐसे ही एक फ्लावर और होता है, किसका, गाजर का। तो गाजर में अगर फूल आना चाहिए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसे लो टेम्परेचर की जरूरत होगी। ये तीनों काम, तीनों अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं, लेकिन कम टेम्परेचर और लंबी लाइट की जगह पे अगर हम जिब्रेलिन्स को उसके ऊपर छिड़क दें तो यही काम बहुत जल्दी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, बिना इसके ज़रूरत के, ना लाइट की ज़रूरत पड़ेगी ना लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं, बोल्टिंग कह देते हैं। समझ में आई बात या नहीं। प्रमोट्स बोल्टिंग इंटरनोडल इलांगेशन जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैबेज एंड मेनी प्लांट्स रोजेट हैबिटेट, जिनका रोजेट हैबिटेट है यानी गुच्छों में जिनके फूल निकलना है, उनमें ये काम हो जाएगा। बोल्टिंग का फिनोमिना कहलाता है। क्लियर हो गई बात या नहीं। ठीक, इंटरनोडल इलांगेशन याद रखिएगा, जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले इंटरनोडल इलांगेशन हो जाएगा, लंबे लंबे स्टेम बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं बोल्टिंग। क्लियर हो गई। तो अब जिब्रेलिन का काम भी आपने देख लिया कि जिब्रेलिन किस तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ जो है डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करेगा। ठीक है, जिब्रेलिन का काम होता है डॉर्मेंसी को ब्रेक करना, ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ सीड। अब ये सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा जिब्रेलिन, जरा देख लीजिएगा, ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ सीड। तो सीड की डॉर्मेंसी को कैसे ब्रेक करेगा, आइए इस पे भी देख लेते हैं। देखिए, आपके पास जो सीड होता है, मोनोकॉट सीड की हम एक डायग्राम बना दे रहे हैं। इस मोनोकॉट सीड में यहाँ पे
आपका एंडोस्पर्म भरा होता है और ऊपर की तरफ ये एल्यूरॉन लेयर होती है, ये तो होता है। और नीचे की तरफ तुम्हारा प्लूम्यूल होता है और रेडिकल होता है। ये प्लूम्यूल हो गया, ये रेडिकल हो गया और ये कॉलियोप्टाइल, ये स्कोटिलम हो गया। तो यहाँ जो आपका एंडोस्पर्म है, क्या है एंडोस्पर्म, जब जिब्रेलिन बनता है तो जिब्रेलिन क्या करता है, इस एंडोस्पर्म में क्या होगा, स्टार्च होगा, और स्टार्च से ग्लूकोज चाहिए हमें, तभी तो ये ग्रोथ करेगा और तभी यहाँ से स्टेम निकलेगा, रूट और शूट निकलेंगे। लेकिन स्टार्च से ग्लूकोज बने कैसे, स्टार्च से ग्लूकोज बने कैसे, तो यहाँ जिब्रेलिन जो होता है वो कुछ एंजाइम्स जो इनएक्टिव होते हैं, जैसे एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज, एमाइलेज का काम होता है स्टार्च से ग्लूकोज को बनाना, तो ये इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और इस तरह से सीड से ग्लूकोज बनेगा और इस ग्लूकोज को ये प्लांट की जड़ें और स्टेम लेगा और इससे धीरे 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 स्टेम बन जाएगा और इधर से जड़ बनना शुरू हो जाएगी। समझ में आई बात? इसे कहते हैं ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड। ऐसे अगर होता तो ये सीड ऐसे ही सोता हुआ पड़ा रहता, इसमें ना रूट निकलती ना स्टेम निकलता, तो इसे कहते हैं डॉर्मेंट स्टेज, यानी जब सो रहा है बीज, उसे क्या कह रहे हैं, डॉर्मेंट स्टेज। और डॉर्मेंसी तोड़ने के लिए और उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन आया, जिब्रेलिक एसिड यानी जिब्रेलिन्स आ गए। समझ में आ गई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे अगले वाले पे, और अगली वाली कंडीशन है हमारे पास साइटोकाइनिन। ये भी कुछ हार्मोन साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, आइए इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि काइनेटिन्स होते हैं, पहले थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्कूग और मिलर ने मछली की जो स्पर्म होते हैं, कौन सी मछली थी, हमने आपको बताया हेयरिंग स्पर्म, हेयरिंग फिश स्पर्म थी। तो मछली जो थी उसके स्पर्म देखे और उसके स्पर्म से एक एक्टिव केमिकल निकाला जिसका इन्होंने नाम रखा काइनेटिन, और देखा कि जब इसको हम किसी प्लांट के ऊपर डालते हैं तो उसमें साइटोकाइनेसिस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म में डिवीजन होने लगेगा, यानी सेल डिवीजन पूरा कर ला देगी। ठीक है। स्कूग ने बाद में ये बताया, लीथम ने साइंटिस्ट थे लिथम, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि मक्का का जो बीज होता है, मेज का, उसमें भी ऐसा ही एक मिलता है सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, साइटोकाइनेसिस करा रहा है, उसके अंदर से निकाला और उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया है, जियाटिन। जियाटिन काइटिन नहीं, जियाटिन और काइनेटिन दोनों नाम। बाद में पता चला कि भाई साहब दोनों की प्रॉपर्टी सेम है और ये नेचुरली मिलता है, और ये अभी आपको फिश से निकाला था भाई, प्लांट से तो निकला नहीं था, तो ये नेचुरल हो गया और ये सिंथेटिक हो गया फिश वाला। समझ में आई बात या नहीं? सिंथेटिक, कोई दिक्कत इसमें? अब इनके काम क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। हमने अभी आपको बताया कि ऑक्सिन जो होता है वो साइटोकाइनिन के साथ मिलकर अलग अलग काम करेगा। जैसे अगर हाई ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ठीक है, ऑक्सिन उल्टा हो गया, हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन, अगर रेशियो, यानी साइटोकाइनिन के ऊपर ऑक्सिन कितना लग रहा है, अगर ये रेशियो है तो क्या होता है, तो जो कैलस हमने बनाया था ना, जो कैलस बनाया था अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जैसे हम कैलस बोल रहे थे, इस कैलस से क्या बनेगी, स्टेम फॉर्मेशन होगा। ठीक। और अगर लो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन रेशियो तो क्या बनेगा, रूट बनेगी। याद रखिएगा इस पॉइंट को, यहां से सीधा क्वेश्चन आया है कि साइटोकाइनिन ऑक्सिन का रेशियो अगर हाई होगा तो क्या बनेगा, तो स्टेम का फॉर्मेशन होगा। अगर साइटोकाइनिन ऑक्सिन का रेशियो लो होगा तो रूट का फॉर्मेशन होगा।
और अगर इंटरमीडिएट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में है, इंटरमीडिएट हो गया तो क्या बनेगा, तो दोनों बनेंगे, बोथ। तो क्या बन जाएगा, बोथ। और अगर इसका रेशियो कुछ अलग तरीके से हो गया, जैसे इंटरमीडिएट साइटोकाइनिन हो गया और लो ऑक्सिन हो गया, तो कैलस ही बना रहेगा। क्लियर हुई बात? इस तरह से हमारा ये भी हो गया कि साइटोकाइनिन का कुछ एक रोल आपको बता दिया। इसके साथ ही साथ सेनिसेंस को भी ये रोकेगा। साइटोकाइनिन भी सेनिसेंस को रोकता है। सेनिसेंस अभी बताया हमने आपको कि क्लोरोफिल को खत्म कर देंगे तो पीला पड़ जाएगा, तो क्लोरोफिल को ये खत्म नहीं होने देगा। ठीक, अब बाकी चीजें यहाँ क्या क्या लिखी हुई हैं और देख लेते हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अभी बताया आपने, देखा होगा सेल डिवीजन जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और फिर साइटोकाइनेसिस आती है। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोकाइनेसिस को ये बढ़ावा देगा। वर्ड डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, आपको बताया अभी, और यहाँ पे हेरिंग स्पर्म डीएनए से निकला था, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ठीक, इसके अलावा काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, अभी बताया हमने आपको कि नेचुरली मिलेगा नहीं, सिंथेटिक है। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस ऑफ साइटोकाइनिन एक्टिविटीज लीड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन। जियाटिन कहाँ से निकला, कॉर्न से निकला, अभी बताया हमने आपको, कॉर्न वाले से, और कोकोनट मिल्क से निकला। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विच डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटीज अब तक बहुत सारी हम लोग ये फाइंड कर चुके हैं कि और कौन कौन से कंपाउंड है जो ये काम करते हैं। इसके अलावा बात करी जाए, देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिखा भी दिया है हमने यहाँ पे। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर। कहाँ बनेंगे ये, जहाँ सेल डिवीजन बहुत तेज हो रहा होगा वहाँ बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ बन सकते हैं ये, रूट एपिसीज, रूट के एपिसीज पे, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स, इन सब में बनेंगे। कहाँ, कौन बनेगा, साइटोकाइनिन। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट्स। अभी आपको बताया ऑक्सिन तो प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस, और ये क्या कर रहा है, लेटरल शूट्स निकाल रहा है। ठीक है, एंड एडवेंटेशियस रूट्स फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, देखो लिखा हुआ है। तो ये एपिकल डोमिनेंस के को क्या करेगा, ओवरकम करेगा, कम कर देगा एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से हो जाता है, ऑक्सिन की वजह से, और साइटोकाइनिन की वजह से लेटरली डोमिनेट कर जाएगा। समझ में आई बात है नहीं? इसके अलावा दे प्रोमोट न्यूट्रिएंट मेटाबोलाइजेशन, न्यूट्रिएंट का मेटाबोलाइजेशन करेगा ये, यानी कि मान लो किस चीज से क्या बनना है, और डिले लीफ सेनिसेंस, पीला पड़ना रोक देगा लीफ का। ये देखिए हमने आपको बताया कैलस है, ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, कैलस है। इंटरमीडिएट रेशियो होगा अगर किसका, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का इंटरमीडिएट रेशियो है तो क्या कैलस बना रहेगा। अगर हमने आपसे कहा लो ऑक्सिन है और लो ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो तो क्या बनेगा, शूट फॉर्मेशन बनेगा। ऐसे ही हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो तो क्या बनेगा, रूट फॉर्मेशन। डायरेक्ट है, सीधा लिखा हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आइए अब बात कर लेते हैं हमारा जो आखिरी है, सेकेंड लास्ट है, इथाइलिन। उसके बारे में बात करेंगे कि इथाइलिन का काम क्या हो। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इथाइलिन कैसा है, एक हमारा ऐसा जो कि गैसियस हार्मोन है वो है इथाइलिन। तो सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। सिंथेसिस इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनिसेंस, ये कहाँ बनेगा, जहाँ टिश्यूज में सेनिसेंस हो रहा हो जाएगा और फ्रूट राइपनिंग, पक रहे होंगे, वहाँ इसकी सिंथेसिस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी। इन्फ्लुएंस इथाइलिन ऑन प्लांट्स इंड्यूस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, क्या होएगा, प्लांट में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होएगी, यानी इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे नहीं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कराएगा, इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ एक्सेस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स। एपिकल हुक बनाएगा, स्वेलिंग कराएगा, प्लांट्स के एक्सेस को मोटा करेगा। ठीक है, किसमें कर रहा है ये, डाइकॉट सीडलिंग। सीडलिंग मतलब जब बीज से छोटा सा पौधा निकला है उसे सीडलिंग कह रहा है। इथाइलिन प्रोमोट सेनिसेंस, ये क्या कर रहा है, एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स। ये लीव्स और फ्लावर्स के एब्सेशन मतलब उनका झड़ जाना, गिर जाना, उनके गिरने में मदद करेगा और गिराने में हेल्प करेगा। ठीक है,
प्रोमोट करेगा कि भाई पत्तियां पीली पड़ जाएं और पीली पड़ के गिर जाएं। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फ्रूट राइपनिंग में। अभी हम आपको एक सब्सटेंस बताएंगे इथेफोन। इथेफोन क्या होता है, आप लोगों ने कार्बाइड वगैरह देखा होगा कि फलों में पेटियां जो होती हैं आम की, उसके बीच में काले रंग का एक रख देते हैं पुड़िया बांध के, तो उससे गैस निकलती रहती है, कच्चे आम पक जाते हैं, पाल लगा लेते हैं, तो उसमें ये इथाइलिन गैस ही करती है काम। हाँ, वही कार्बाइड एथेफोन कहलाता है, वही एथेफोन है। अभी इसका केमिकल फार्मूला लिख देंगे, केमिकल नेम, लेकिन पहले इसको आगे देखते हैं। इट इनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। देखिए जरा यहाँ पे देखिएगा, जब फ्रूट पक रहे होते हैं तो उनका क्या बढ़ जाता है, रेट जो है रेस्पिरेशन का बढ़ जाएगा, उनमें रेस्पिरेशन तेजी से होने लगेगा। और द राइज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि क्लाइमेक्टिक फ्रूट्स में क्लाइमेक्टिक फ्रूट कौन से हैं जिनका रेस्पिरेशन बढ़ जाता है पकने पे, और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इथाइलिन। इथाइलिन ब्रेक सीड्स एंड बड डॉर्मेंसी। अभी हमने डॉर्मेंसी की बात करी कि उसको ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा सीड और बड की डॉर्मेंसी को। इनिशिएट जर्मिनेशन, जर्मिनेशन को इनिशिएट करेगा इन पीनट सीड्स, पीनट सीड्स में। और स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर का क्या कर देगा, स्प्राउटिंग कर देगा। इथाइलिन प्रोमोट्स रैपिड इंटरनोड एंड पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। ठीक है, तो इन डीप वाटर राइस प्लांट जो हैं उनमें क्या करेगा, इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन को बढ़ा देगा। गेहूं के उसमें पानी में लगते हैं ना गेहूं, तो उसमें क्या करेगा, ये पिटियोल और इंटरनोड का इलोंगेशन बढ़ा देगा। इट हेल्प्स लीव अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द वाटर। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि इसका जो अपर पार्ट है और तना है वो पानी के ऊपर रहेगा। ठीक, आपने देखा होगा राइस जब चावल की खेती होती है तो पानी भर देते हैं और उसमें फिर उसे गाड़ते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इसकी लीफ ऊपर रहना चाहिए और तना ऊपर रहना चाहिए, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, इथाइलिन करेगा। इथाइलिन ऑल्सो प्रोमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, दस हेल्पिंग प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। तो रूट की ग्रोथ बढ़ाएगा और रूट में जो हेयर होते हैं छोटे छोटे, जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो रूट हेयर फॉर्मेशन को भी बढ़ाएगा, जिससे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। तो ये याद रखिएगा, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इथाइलिन कराएगा। ऑक्सिन किस में करा रहा था, ये आपको याद होना चाहिए, अभी ऑक्सिन में भी फ्लावरिंग की बात हुई थी। ठीक है, यहाँ पे भी पाइनएप्पल आ गया। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, ये मैंगो में भी फ्लावरिंग को प्रमोट कराएगा। सिंस इथाइलिन रेगुलेट्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हम लोग मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथेफोन। देखिए लिखा हुआ है इथेफोन की तरह, इथेफोन। इथेफोन क्या होता है, 2-क्लोरोइथाइल फॉस्फोनिक एसिड। क्या है ये, 2-क्लोरोइथाइल फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। ठीक है, 2-क्लोरोइथाइल फॉस्फोनिक एसिड, इसे इथेफोन कहते हैं। इसका यूज करते हैं हम लोग किस लिए, इसको फलों को पकाने में। ठीक है, इथेफोन इन एक्वस सोल्यूशन। देखिए इथेफोन का क्या यूज है, इथेफोन इन एन एक्वस सोल्यूशन इज रेडिली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली। तो एक्वस सोल्यूशन पानी में मिला के छिड़काव कर दिया गया और धीरे धीरे इससे इथाइलिन निकलती रहेगी। इथेफोन हेस्टेन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो से बढ़ा देगा। हेस्टेन का मतलब होता है तेज कर देना, किसको, फ्रूट राइपनिंग को, यानी कि फलों के पकने को, किसमें, टमाटर में, एंड एप्पल्स, एंड एक्सेलरेट्स एब्सेशन इन फ्लावर्स। एब्सेशन का मतलब अभी बताया, पत्तियों का गिरना, झड़ जाना, किसमें, फ्लावर्स और फ्रूट्स का। फ्रूट्स में किसकी, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी और वॉलनट। इट प्रोमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स, देयरफॉर यील्डिंग फ्रूट। जो कुकुम्बर है यानी कि खीरा, ककड़ी, इन सब में क्या हो रहा है आपका, फीमेल फ्लावर को बढ़ा देगा, और फीमेल फ्लावर की ही तो ओवरी से फल बन रहा है, तो इस तरह से इस इंक्रीज हो जाएगी, इसकी यील्ड, पैदावार को बढ़ा देगा। अब लास्ट हार्मोन जो बचता है उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। आइए इसको भी देख लें और फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी बातें आगे करेंगे अगली वीडियो में। तो देखिए
एब्सेसिक एसिड जो होता है, एब्सेसिक एसिड का मतलब है एब्सेशन, विलगन यानी टूटना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम करा रहा है। जैसा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाएं एब्सेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, आप इसको देखिए लास्ट पेज पे। तो लास्ट पेज पे अगर आप यहाँ पे देखें तो जब कभी कोई पत्ती टूटने वाली होती है तो ये स्टेम बना हुआ है और ये पत्तियों का ब्रांच है। कोई ब्रांच टूटना है, पत्ती टूटना है या फल टूटना है तो एक ब्रांच से ही तो लगा होगा, एक डाल, छोटी सी डाल से ही तो लगा होगा और उसको मेन ब्रांच से खाना पीना सब सप्लाई जाती है। लेकिन जब इसको टूटना है, फल को टूटना, पूरा पक गया, फल टूट के गिरेगा, तो क्या होता है कि फल के अंदर जाने वाला मटेरियल जो यहाँ से जा रहा है, जिसकी वजह से ये हेल्दी था, ये मटेरियल यहाँ से कट कर दिया जाता है। यानी यूँ कहें कि इसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, खाना पीना इसका बंद कर दिया गया। कैसे बंद किया गया? तो एक छोटी सी लेयर लगाई बनती रहती है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ लेयर बन रही है जिसे कहते हैं एब्सेशन लेयर। क्या कह देते हैं इसे? एब्सेशन लेयर या एब्सेशन जोन। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सेशन जोन, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ये लेयर बनेगी और इस लेयर की वजह से अब यहाँ खाने पीने की सप्लाई हो गई कम। जब खाने पीने की सप्लाई कम हो गई तो वो चीज़ टूट के गिर जाएगी। इस तरह से पत्तियाँ सूख सूख के या डालें सूख सूख के पेड़ों से गिरती हैं और इसे कहते हैं एब्सेशन, ठीक है। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एब्सेसिक एसिड जिम्मेदार है, ठीक है। और एब्सेसिक एसिड के बारे में ही अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। तो as mentioned earlier, abscission या abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy. But like other plant growth regulators, it has other wide range of effect on plant growth and development. क्या क्या है? आइए देखें। It acts as general plant growth inhibitor. ये जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह है और ये इनहिबिट करता है प्लांट मेटाबॉलिज्म। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन को भी ये इनहिबिट करेगा, यानी डॉर्मेंसी बनी रहेगी, जर्मिनेट नहीं करेगा। स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को बंद कर देगा। एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। और जब स्ट्रेसेस मतलब का मतलब स्ट्रेस मतलब क्या हुआ? टॉलरेट करेगा, प्लांट को कहेगा कि भाई तुम लोग झेल जाओ, टॉलरेट कर जाओ अलग अलग तरीके की स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब ज़्यादा ठंड हो गई, ज़्यादा गर्मी हो गई, उसमें ये सरवाइव कराएगा प्लांट को। इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, नीचे लिखा हुआ भी है इसमें, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी। अब ये क्या क्या कर रहा है? इंड्यूसेस डॉर्मेंसी, ये डॉर्मेंसी यानी सुसुप्तावस्था को बढ़ाएगा। अभी सीड जो है, सीड से अब पौधा नहीं निकलेगा, उसे सुलाता रहेगा। और इसका फ़ायदा कहाँ मिलता है आपको? जब आप आलू लेते हो, आलू आप जिंदगी साल भर तो पूरे नहीं होते हैं, तब क्या होएगा? तब आप आलू को कोल्ड स्टोर में रख देते हो, लेकिन आलू में छोटी छोटी ऐसे कलियां ऐसी निकलने लगती हैं, ख़राब होने लगता है। और ये ख़राबी क्यों आ रही है? क्योंकि एब्सेसिक एसिड कम हो रहा है। तो एब्सेसिक एसिड ज़्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इसकी ये कलियां नहीं निकलेंगी, तो आलू कई दिन तक सही रहेगा, उसमें ये बड्स नहीं निकलेंगे। और जो पैकेट होता है उसमें एब्सेसिक एसिड ही होता है क्या? एक पैकेट भी आता है जूता वगैरह। अरे नहीं, वो अलग चीज़ है। तो ये डॉर्मेंसी आपकी इंड्यूस करेगा, डॉर्मेंसी यानी सुसुप्तावस्था को ये सुलाने में मदद करेगा। इस तरह से आपका आलू से काफ़ी दिन तक लगेंगे। तो सीड विद स्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स फेवरेबल फॉर ग्रोथ, तो ये जो है बचे रहेंगे। विद स्टैंड रहेगा, डेसिकेशन मतलब सड़ेगा नहीं। इन मोस्ट सिचुएशंस एब्सेसिक एसिड एक्ट्स एज एंटागोनिस्टिक टू GAs, जिब्रेलिक एसिड। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। यानी कि जो जिब्रेलिक एसिड से क्या होता था, अभी बताया कि सीड से जो है वो उसमें से निकलने लगती थी रूट और स्टेम, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये उसको रोक रहा है, नहीं सीड ही बना रहेगा। तो उल्टा है, एंटागोनिस्टिक फंक्शन कर रहा है, इसलिए से कहते हैं। वी मे समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ। तो इस तरह से हम समराइज कर सकते हैं कि किसी भी टाइम पे ग्रोथ की कोई भी अवस्था हो, चाहे डिफ्रेंसिएशन हो, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट हो, वन और द अदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैज सम रोल टू प्ले। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल होता है, ठीक है। सच रोल कुड बी
कंप्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक। कंप्लीमेंट्री हो सकते हैं यानी सहायक हो सकते हैं, या उल्टे हो सकते हैं एक दूसरे के ये रोल्स, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया कि जिब्रेलिक एसिड का रोल जो है वो एब्सिसिक एसिड के उल्टा है, ठीक है। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन लाइफ द प्लांट्स आर मोर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स टू अफेक्ट दैट इवेंट, जैसे डॉर्मेंसी ऑफ सीड हो गया, बर्ड्स हो गया, एब्सेशन हो गया, इन सब में अफेक्ट करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अलॉन्ग विद जीनोमिक कंट्रोल एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये इनका बड़ा रोल है, इसीलिए इसको रखा गया प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, लाइट कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो कई तरीके के एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं जो इसके ऊपर काम करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? वो फैक्टर्स हो गए तुम्हारे, कौन कौन से हो गए? वो फैक्टर हो गया, दे प्ले रोल इन, जैसे लाइट हो गया, ठीक, टेम्परेचर हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं जो इसको हेल्प करेंगी। अब इवन सच इवेंट कुड बी वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है और इन सब की, कि भाई साहब ये फोटो पीरियोडिज्म क्या है और बाकी काम क्या हो रहे हैं, इन सब की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अब हम लोग प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स यानी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को पूरा जान चुके हैं और इसके बारे में पूरी हम लोगों ने बातें कर ली हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। बाकी फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन वगैरह की जो वीडियोस हैं और जर्मिनेशन कैसे हो रहा है इसके बारे में जानकारी हमारी अगली वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून। हैव अ नाइस डे।